हम लगभग हम उम्र थे। दूर का रिश्तेदार था मेरा। वह मुझसे कुछ महीने छोटा था। मैं रिश्ते में बड़ी थी। वह बचपन से ही हर छुट्टियों में हमारे घर आता था। जब हम दोनों में दोस्ती हुई तब उम्र मेरी होगी 6 या 7 वर्ष और उसकी उम्र 5 या 6 वर्ष। हम दोनों रिश्तेदार से भी ज्यादा अच्छे दोस्त की तरह थे। वह जब भी शहर से हमारे घर पर आता था, घर में हलचल सी हो जाती थी। माँ बाबूजी भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसका रिश्ता उनके साथ ऐसा ही था। छुट्टियां खत्म हो जाने के बाद वह चला जाता था अपने शहर। पहले वह हमारे रिश्तेदार यानी अपने माता पिता के साथ आता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब उसके घर वाले बस में बिठा देते या हमारे बाबूजी उसे बस स्टैंड से उतार लेते थे। हमारा बचपन इसी तरह हंसी खुशी बीतता रहा। वैसे हम अपने स्कूलों में एक ही क्लास के छात्र थे, मगर वह पढ़ने में मुझसे होशियार था। अगले वर्ष हमारी बोर्ड की परीक्षा थी। वह अपने शहर में रहकर तैयारी कर रहा था। परीक्षा से पहले की छुट्टी में वह फिर हमारे घर आया। क्योंकि वो पढ़ने में होशियार था, इसलिए मैं बहुत सारे सब्जेक्ट में उनसे हेल्प लेती थी। माँ भी उससे कहती थी कि मुझे परीक्षा की तैयारी करवाने में मदद करे। हम छत पर घंटों बैठकर पढ़ाई करते। वह किसी भी सब्जेक्ट को इतने अच्छे तरीके से बताता कि मुझे समझने में कभी कोई कठिनाई नहीं होती। इस बार हम कई दिनों तक बहुत करीब करीब रहे। पहले जिस तरह उसके यहाँ रहते हुए जितना समय हम साथ होते थे, इस बार उससे ज्यादा समय हम साथ रहे। कुछ दिनों बाद छुट्टी खत्म होने पर वह वापस चला गया। उसके जाने के बाद मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी। करीब 1 महीने तक हम सिर्फ रात में सोने के लिए ही अलग होते थे। सुबह जागने से लेकर रात में सोने तक उसकी एक एक जरूरत का ख्याल मुझे रखना था। उसे नाश्ता देना, खाना खिलाना, उसके कपड़े बैग से निकालकर आयरन कर देना, रात में उसका बिछावन तैयार करना, मच्छरदानी लगाना, सारे कामों की मुझे आदत हो गई थी। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मुझे अच्छा लगता था। उसके जाने के बाद मुझे उसके लिए कुछ नहीं करना बुरा लगने लगा। ना जाने क्यों इस पर मुझे उसकी कमी बहुत खलने लगी। ऐसा पहले मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरी इस हालत को मेरी माँ ने पहचान लिया था, मगर मैं अपने अंदर के इस बदलाव से अनजान थी। जाते हुए उसने कहा था कि परीक्षा खत्म होने पर वह फिर आएगा। मुझे पास होने से ज्यादा परीक्षा खत्म होने का इंतजार होने लगा। उसे आना जो था, परीक्षा खत्म होते ही मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी। उस समय संचार का जरिया सिर्फ डाक खाना था, चिट्ठी या टेलीग्राम। एक दिन उसकी चिट्ठी मेरे बाबूजी के नाम आई। उसमें उसके आने की तारीख लिखी थी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि चिट्ठी तो बाबूजी के नाम थी, मगर संदेश मेरे लिए था। उसके बाद मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। दिन था कि गुजरता ही नहीं था। आने के दिन को मैं मन ही मन में गिनने लगी। मेरी छत से हाईवे दिखता था जहां वह बस से उतरता था। उसके आने के 3-4 दिन पहले ही मैं छत पर जाकर हाईवे देखती थी। बार बार मेरा छत पर जाना, दिन भर खोई खोई रहना, खाने पीने की सुध नहीं रहना, यह सब मेरी माँ ने गौर कर लिया था। उनकी पैनी और अनुभवी नजर ने सब कुछ जान लिया था। आखिर उसके आने का दिन आ गया। उसकी बस दोपहर में आने वाली थी। अचानक माँ ने मुझे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और समझाने लगी। उनके कहने का मतलब साफ था कि उन्होंने मेरे अंदर की छुपी हुई बेचैनी को भांप लिया था। वह समझ गई थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि उसके साथ तुम्हारा रिश्ता मर्यादाओं से जुड़ा है। उसका और मेरा रिश्ता बड़े और छोटे का है। समाज और रिश्तेदारों में हम दोनों का रिश्ता पवित्र है। अगर तुम्हारे दिल में बचपने के कारण ऐसा कुछ भी है तो उसे दिल से निकाल दो। इस बार उसके आने पर उससे दूरी बनाकर रखना। इसी में हम सबकी इज्जत है, वरना बहुत बदनामी होगी। माँ की इस हिदायत ने मुझे बेचैन कर दिया। मैं शर्मिंदा थी, मगर उससे भी ज्यादा इसलिए परेशान थी कि उसके आने के बाद उससे दूर रह पाना मेरे बस में नहीं था। फिर भी माँ को शक होना मेरे लिए बुरा था। उसके आने की घड़ी आ गई। माँ के कहे अनुसार मैं उसे रिसीव करने दरवाजे तक भी नहीं जा सकती थी। बाबूजी उसे बस स्टैंड से लेकर आए। वह बरामदे में बैठा बाबूजी से बातें कर रहा था। मैं दूसरे कमरे में बैठी तड़प रही थी। उसकी बात करने की आवाज मैं साफ सुन सकती थी। माँ के बात करने का लहजा पहले की तरह नहीं था। वह अनमने तरीके से उसके साथ बात कर रही थी। यह मुझे बुरा लग रहा था। वह भी कुछ रुक रुक के बेमतलब की बातें कर रहा था, जिसे मैं समझ पा रही थी उसकी नजर सिर्फ मुझे ही खोज रही होगी। माँ ने उसे आंगन के पार वाले कमरे में बैग ले जाकर जाने को कहा। साथ ही यह भी कहा कि वह बस के सफर से थका होगा, इसलिए थोड़ा आराम कर ले। खाना तैयार होने पर उसे बुला लेंगी। मैं अलग कमरे में पिंजरे में कैद पक्षी की तरह तड़प रही थी। वह पूरा दिन हम एक दूसरे से माँ की हिदायत तथा पहरेदारी के कारण ना तो मिल सके और ना ही एक नजर देख सके। मैं जानती थी कि उसकी भी हालत मेरी तरह ही होगी।
दोपहर के समय जब वह बरामदे में खाना खाने के लिए आया, उस वक्त मैं बाथरूम में थी। मेरा तो नहाना हो गया था, मगर मैं बाथरूम से जानबूझकर नहीं निकल रही थी, क्योंकि दरवाजे के छोटे से छेद में से मैं उसे साफ साफ देख रही थी। वह खाने की कुर्सी पर बैठा था और बार बार मेरे कमरे की ओर देख रहा था। मैं जानती थी कि उसकी निगाहें मुझे ही तलाश कर रही हैं। मैं बेबस होकर उसकी बेचैनी को देख रही थी। उसे नहीं मालूम था कि बाथरूम के दरवाजे के छेद से मैं उसे जी भरकर देख रही हूँ। माँ रसोई में खाना परोस रही थी, इसलिए वह मुझे ढूंढने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, मैं बाथरूम से निकलकर सीधा उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वह हक्का बक्का सा मुझे देख रहा था और मैं उसे। नहाने के कारण मेरे बाल भीगे हुए थे, पानी टपक रहा था बालों से। हम काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहे। उसकी आंखों में साफ झलक रहा था कि सुबह से उसका मुझे नहीं देख पाना कितना दर्द भरा था। हम दोनों को ख्याल ही नहीं आया कि कब माँ थाली लेकर आ गई। माँ के गले से आवाज निकली, तब हमें सुध आया। मैं अनमने से वहां से हटकर कमरे में चली गई। उसको आए 2 दिन हो गए। इन 2 दिनों में मैं सिर्फ उसे एक बार कुछ पल के लिए ही देख पाई थी। वह भी कभी आंगन में, कभी छत पर अपनी बेचैनी काट रहा था। दिन रात माँ की निगाहें हमारा पीछा कर रही थी। तीसरे दिन मुझे नौकर से मालूम हुआ कि माँ पड़ोस में किसी काम से गई हैं। मेरे लिए यह मौका कीमती था। मैं लगभग भागती हुई इसके कमरे में गई। वह वहां नहीं था। मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह कहाँ होगा। मैं दौड़ती हुई सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंच गई। वह उदास मन से छत के उसी कोने में चुपचाप खड़ा था। मेरे पायलों की खनक सुनकर वह मेरी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में देखकर उसके गम का अंदाजा मैं लगा सकती थी। जी चाहता था कि एक बार उसके सीने से लिपटकर रो पड़ूं, मगर डर था, ऐसा ना कर पाई। हम बहुत देर तक अपने दुख बयां करते रहे। उसने अपने दिल के दर्द को मेरे सामने खोलकर रखा। मैंने भी उससे कुछ नहीं छुपाया। हम कब तक एक दूसरे का हाथ थामे रोते रहे, हमें पता नहीं चला। बातों बातों में हमने यह तक कह डाला कि अगर हम मिल नहीं सकते तो मर तो सकते हैं, मगर हम जानते थे ऐसा करना आसान नहीं है, क्योंकि उसके बाद अपने माता पिता की जिल्लत हमारी आत्मा को चैन नहीं लेने देगी। उसने बताया कि मुझसे इस तरह एक घर में रहते हुए एक दूसरे को नहीं देख पाने का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे वापस लौट जाना चाहिए। उसकी इस बेबसी की बात ने मुझे बहुत रुलाया। उसने मेरे आंसू पोंछे और अपने पॉकेट से कंगन निकालकर मुझे दिखाते हुए कहा, यह मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था। सोचा था तुम्हें अपनी निशानी पहनाऊंगा। मैंने अपनी कलाई उसकी ओर बढ़ाई कि नीचे से माँ के आने की आवाज आई। उसने कंगन को अपने पॉकेट में रखना चाहा। मैंने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा, पहनाओ ना, क्यों रुक गए? उसने कहा, माँ पूछोगी तो क्या कहोगी? मैंने कहा कि कह दूंगी कुछ भी, तुम पहनाओ। मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसे मेरी फिक्र थी। उसने वो कंगन वापस अपनी पॉकेट में रख लिया और मुझे वहां से जाने को कहा। मैं बेखौफ थी, हर अंजाम सहन करने के लिए तैयार थी, मगर उसने मुझे रोक दिया और वापस नीचे जाने पर विवश कर दिया। मैं बेमन से छत से नीचे लौट आई। वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। मैं रात भर करवटें बदलती रही। सुबह जल्दी उठकर उसके कमरे में झांक कर देखा, वह वहां पर नहीं था। उसका बैग भी अपनी जगह नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क उठा। मैंने एक नौकर से पूछा तो उसने बताया कि रात में उसकी मेरी माँ से बहुत देर तक बातें होती रही और सुबह सुबह ही वो बस से शहर लौट गया। मैं चुप चुप कर कई दिनों तक रोती रही। मुझ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। माँ मुझे दुनियादारी की बातें समझाती रही। वह बताती रही कि उसका और मेरा रिश्ता सम्मानजनक था। वह उम्र में मुझसे छोटा और मैं रिश्ते में उससे बड़ी थी। समाज हमारे संबंध को हरगिज स्वीकार नहीं करेगा। हमारे बीच जो भी था वह मात्र बचपन का ना समझ आकर्षण था। जवानी में हुई इस गलती को भूल जाने में हम सबकी भलाई थी। कुछ साल बीत गए, ना उसका कोई पत्र आया। कभी कभी रिश्तेदारों से उसके परिवार तथा उसके बारे में थोड़ा बहुत मालूम हो जाता। समय ने मेरे घाव को भरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी तस्वीरें धुंधली हो गई थी। मैं भी रिश्तों की मर्यादाओं को अच्छी तरह समझने लगी थी। पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी एक अच्छे परिवार में कर दी। लड़का सुंदर था। मैंने उसकी तस्वीर देखे बिना ही हाँ कर दिया। आखिर मुलाकात के 4 वर्ष बाद वह मेरी शादी में शरीक होने के लिए आया। मैं रस्मों में व्यस्त थी। कुछ लोगों की आपसी बातचीत से मालूम हुआ कि वह आया हुआ है। मेरा दिल फिर से धड़क उठा। रस्मों को निभाते हुए भी मेरी नज़र उसे ही ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं नहीं दिखा। हालांकि कुछ वर्षों से उसके लिए मेरे जज्बात बदल गए थे। शायद मजबूरी थी, मगर शादी में उसके आने की खबर ने एक बार फिर से मुझे बेचैन कर दिया था। मैं किसी भी तरह उसे एक बार देखना चाहती थी। माँ शादी की रस्मों में व्यस्त थी। रिश्तेदार, मेरी सहेलियों ने मुझे साज सिंगार कर दिया था। तभी बारात के आने की खबर सुनकर वह सभी देखने चली गई। कमरे में सजी धजी मैं अकेली थी। दरवाजे पर किसी के चलने की आवाज़ सुनकर मैंने मुड़कर देखा। वह दरवाजे पर खड़ा था। ऐसा लगा जैसे मेरा दिल अभी बाहर निकलकर गिर पड़ेगा। वह मुझे उदास नज़रों से देख रहा था। 4 वर्षों में वह बहुत बदल गया था। वह पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ आकर मेरे करीब खड़ा हो गया।
मैं उसकी आंखों में अपने लिए तड़प देखकर ठिठक गई। हम दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। हम कुछ नहीं कह पा रहे थे मगर सब कुछ समझ रहे थे। उसने कहा, खुश हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी भीगी पलकों को देखकर मेरी आंखों के कोर भी गीले हो गए। उसने अपने पॉकेट से वही कंगन निकाला जो आखिरी मुलाकात में मुझे पहना नहीं सका था। मैंने अपनी हथेली उसकी ओर बढ़ा दी। उसने कुछ देर तक मेरे हाथों को प्यार से थाम कर रखा। उसकी आंखों से आंसू का एक बूंद टपक कर मेरे हाथ पर गिरा और मैं सिहर उठी। उसने जल्दी से कंगन मेरे हाथ में पहनाया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं वहीं जमीन पर बैठकर रोती रही। जब भी मैं सिर उठाती तो मेरी निगाहें उसे ही ढूंढती। मेरी शादी की सारी रस्में हो गई थी। अगली सुबह मेरी विदाई की तैयारी हो गई थी। बाहर गाड़ी तैयार खड़ी थी। माँ, बाबूजी, रिश्तेदार सभी रो रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन कुछ बूंदें उसके नाम की भी थी। विदाई के लिए घर से गाड़ी जब जाने को तैयार हुई तो मेरी नज़रें उसे ढूंढ रही थी, मगर वह भीड़ में नहीं था। गाड़ी पर बैठने से पहले मैंने नज़र उठाकर छत की ओर देखा। मैं जानती थी कि वह कहाँ होगा। वह छत पर वहीं खड़ा था जहाँ हम रोज घंटों बैठकर बातें करते थे। रो रहा था वो। एक झटके से गाड़ी आगे बढ़ गई। उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे अलविदा कहा और चेहरा दूसरी ओर घुमाकर अपने आंसुओं को छुपा लिया। कई वर्ष हो गए उसके बारे में मैंने कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, कभी कभी उसकी याद ज़रूर आ जाती है।